क्या तकलीफ होती है? पेट ऊपर नीचे हो रहा है, गले में बहुत खर लग रहा और सांस लेने में मतलब वो थोड़ी तकलीफ होती है। सांस लेने में नहीं हो रहा है, और क्या होता है? सर्दी खांसी ये तो कब से होता है ऐसे? हाँ, खांसी की वजह से ही वो पेट दबता है। ऐसा ये कब से बीमारी है? बचपन से चाहिए। किसको दिखाया अभी तक? अभी तक सरकार दवाखाने में ले जाते थे हम। पंप वगैरह दमा है बोले क्या? हाँ, पंप लेते हो क्या? पंप नहीं फिर क्या लेते हो? वाफारा देते थे। वाफारा से ठीक हो जाती है। अच्छा, तकलीफ शुरू कैसे होती है तुम्हारी? ये दर्शना ये चार्जर क्या प्रकार? तकलीफ कैसे शुरू होती पहले है? सर्दी हो जाती, फिर सर्दी से अपने आप ही खांसी हो जाती। सर्दी से खांसी होती है, फिर खांसी के बाद खांसी इतनी बढ़ जाती है कि पेट बहुत दाबता, पेट दाबता मतलब पेट ऐसे ऊपर नीचे तो छाती फूलती कि पेट फूलता? पेट छाती में कुछ नहीं आता, दम नहीं आता? दम आता, थोड़ा भी चले तो मतलब से दम आता। ऐसा। और ये घर घर आवाज आती क्या? हाँ छाती में? हाँ, घर बचपन से बाढ़ दो। बचपन से? हाँ, बाढ़ कप नहीं बोलते, कप बाढ़ कफ। ये बचपन मतलब जन्म से ही है क्या? हाँ, उसको क्या बोलते हैं, डब्बा काटने ले जाना पड़ता था हमेशा। तो काटे क्या? हाँ, फिर ठीक क्यों नहीं हुआ? क्या मन और काटना ही तो काट लो, बाद में फिर यहाँ फिर ये अगर शुरू करना है तो बराबर आना पड़ेगा। हाँ, आएगी। समझ गए? अच्छी वो बोलेंगे कि यहाँ दिखाना है वो दिखाना है, वो नहीं, भी नहीं, नहीं। हाँ? ठीक हो जाएगा क्योंकि बेचारी बच्ची है, अभी से बच्ची दमा है। हो जाए देखो किसका था, अभी उसको दमा रहा है, समझ गए कि ठीक हो जाता। जाएंगे बोलना हम। और क्या होता है बेटा बताओ? और गले में बहुत खर लगता। गले में खर लगता, और क्या होता है? ज्यादा ही अगर ऐसे पेट दुख रहा तो बहुत सिर भी दुखता बहुत। अच्छा, पेट में दर्द होता है क्या? हाँ, बहुत दर्द होता। फिर सर दर्द भी होता है, और ये कंटिन्यू शुरू ही रहता है क्या? नहीं, रोज ही रहता है? रोज नहीं रहता। फिर कितने दिनों में आता है मतलब? कभी अगर कुछ ज्यादा ही कुछ खा लिए, अगर धुआं से तो होता। धुआं से? धुआं अगर कुछ कचरा रहा उससे सर होता धुआं। दस्त से होता है? धूल हाँ, से? धूल से? धूल से। और कैसे होता है? अगर कुछ खा लिया कुछ भी तो उससे भी हो क्या जाता। खाने से होता है? जैसे बाहर की चीज कुछ। क्या मतलब खट्टा तीखा? हाँ, ठंडा? खट्टा और ठंडा? और ठंडा भी, आइसक्रीम ये। तो सर्दी होती है, फिर खांसी होती है? हाँ, फिर खांसी से वो बहुत होती है, और बढ़ फिर दम आता। खांसी कैसे, सूखी रहती कि बलगम वाली रहती? बलगम वाली। ये जब तकलीफ होती है तो कैसे लगता है तुमको? भूख प्यास वगैरह कैसे रहता है? खाने का मन ही नहीं होता, मतलब कुछ। और मन कैसे रहता है, कैसा लगता है आपको? ऐसे सो ही रहो जैसे क्या, मुंड हो जाती है। पूरे ऐसा हम्म? चल भी नहीं पाती, मतलब बहुत। नहीं, बहुत जन बोले होम्योपैथिक की दवाई करो, पर दवा खाना ही नहीं मालूम था अभी तक। हम बरांडे पे रहते ना, बहुत दूर है ना, क्योंकि ये उठते पुरते आराम पड़ता है, फिर वापस जैसा का वैसा हो जाता है। और क्या लगता है तुमको, ये जब तकलीफ इतने दिन से हो रही तुमको, तो तुम्हारा मन कैसा रहता है जब बार बार होती है तो? क्या सोचते, दिमाग में क्या चलता है? बहुत ही अजीब लगता, मतलब अजीब मतलब कैसे? कि क्यों होता है ये बहुत। और ऊपर से स्कूल का रहता है तो, और पेपर के टाइम पे ही तबीयत खराब हो जाती है हमेशा। ऐसे क्यों पेपर के टाइम पे? 2-3 सालों से ऐसा ही हो रहा है। फिर क्या होता है फिर? नंबर क्या कम लगता आते है? हैं। हाँ, फिर क्या लगता है जब पेपर होते हैं, आप बीमार, ज़्यादा बीमारी आ बहुत जाती है? उल्टी आती, मतलब उल्टी? क्यों? खांसी से बहुत वो कफ हो जाता था। तो खांसी में उल्टी भी आती है क्या? तो हाँ। पेट का गिरता है क्या बाहर? हाँ, पूरा पेट में कफ है बाहर। ऐसा।
तो एग्जाम दे पाते हो कि हाँ नहीं दे पाते दे हो? पाती हूँ। तो कैसा लगता है फिर एग्जाम के समय में बीमार हो जाते हो तो? बहुत रोना आता, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों हुआ करके। तुमको क्या लगता है किस कारण हो रहा होगा? क्यों हो रहा तुमको ऐसा? पता नहीं। पता नहीं। तुम्हारी सिस्टर वगैरह है? सिस्टर ब्रदर? है दो छोटी बहनें। छोटी। ऐसे घर में किसी को दमा है, एलर्जी है, नहीं, सर्दी नहीं, से मेरे को है एलर्जी, सर्दी छींक बहुत आती है ना? सर्दी हो जाती है हाँ, तुमको पर सब मेरे को ऐसा सर्दी- दम वम नहीं आता, हाँ, खांसी भी नहीं होती मेरे को। तुमको एलर्जी है और इसको दमा है। हाँ। दोनों दोनों बीमारी में फर्क है। ठीक है। और कुछ तकलीफ होती है? और कुछ नहीं? नहीं, पेपर में मार्क कम आते तो बहुत रोती, कुछ बीमार हो जाती है ना। हाँ। मैं क्यों बीमार पड़ती हूँ तो मम्मी पढ़ाई करती है? पढ़ाई होशियार है ऐसे? हाँ। होशियार है ऐसे? खुद होके पढ़ती है? खुद पढ़- पढ़ना पसंद है बेटा? टाइम में भाग लेती तो घर वाले चिल्लाते, तू बीमार होती, बोलते भाई ज़्यादा क्यों लेती, पर वो लेती। क्या बोले? यानी कि काय में एग्जाम आती ना हाँ, कोई हाँ, भी participate करती है। पार्टिसिपेट करती, हाँ। तो घर पे चिल्लाते सब जन, भाई तू बीमार हो जाती, काय को लेती। हाँ, नहीं बोलती मम्मी मैं करूँगी, कुछ ना कुछ तो करूँगी, मैं पढ़ूंगी तो। हाँ। घर वाले कौन है? हाँ, घर में कौन कौन है? घर में मैं हूँ, 3 बच्चे, पापा है, दादा है। हाँ। ऐसा 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 ऐसा। जब बीमार रहती तो स्वभाव में कुछ बदलाव होता है क्या इसके? कैसे रहती है? बड़ी चिड़चिड़ वगैरह करती या सुस्त हो जाती सुस्त हो या जाती, ज़्यादा बड़बड़ वगैरह नहीं करती? बड़बड़ नहीं करती, सुस्त सुस्त होती रहती, बोलती नहीं, खाती नहीं जल्दी। ओके। ठीक ठीक। और अच्छी रहती है तो स्वभाव कैसा है इसका? कभी अच्छी भी रहती है, कभी ये भी करती है। चिड़चिड़, गुस्सा? चिड़चिड़। गुस्से वाली है ना? हाँ, गुस्सा वाली। कैसे गुस्सा? गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कोई कैसा? काम बोलो तो मैं नहीं करती, हाँ, मैं नहीं लेके आती, हाँ। मैं नहीं करती। काम पसंद नहीं क्या? नहीं, काम पसंद नहीं है, घर में का कोई काम नहीं होना। पानी भी बोलेंगे पापा ला के दे, तो नहीं मैं नहीं लाती। ऐसा। पानी भी नहीं? पापा ने पानी भी लाने के लिए बोला तो नहीं बोलेंगे, है ना? पसंद नहीं आया? क्यों पसंद नहीं बेटा? कभी कभी लाके देती, हाँ, कभी पर नहीं। कभी क्यों नहीं बोलते? मतलब मैं डांटूंगा नहीं तुमको, क्यों नहीं? मतलब क्या लगता है तुमको कि वाह कोई अगर काम बता रहा तो क्या लगता है तुमको? नहीं करने का लगता है। क्यों पर? छोटा लगता है काम, अपन बड़े लगते हैं कि बड़े हैं, हमारी क्या है छोटे काम करने का, और किसी का सुनना पसंद नहीं तुमको? नहीं सुनती तो। सुनते हैं? ठीक। और किसी से लड़ाई झगड़ा होता है? नहीं। झगड़ा बहन से हो वगैरह? नहीं, झगड़ा अगर नहीं। ऐसा अगर इसने कुछ बोला तो और नहीं दिया तो कहीं जिद्दी नहीं है देती। क्या ऐसे? नहीं, एकदम जिद्दी नहीं। अच्छा, किसी से जल्दी ऐसा झगड़ा करती है क्या? नहीं, किसी ने नहीं। कुछ बोला डांटा तो उसको उल्टा जवाब नहीं देती नहीं है नहीं ना? देती। आप बोले ना उल्टा जवाब देती? तो वही घर में कभी कभी बोल देती अपने को, नहीं लाती बात, ऐसा कुछ लाने को बोले नहीं लाती बात। ऐसा वैसे झगड़ा नहीं है, समझदार है। समझदार हाँ, है। समझदार है, यानी कि कोई चीज़ के लिए जल्दी जिद नहीं करती कि होना ही, अपन बोलो भाई नहीं है अभी, बाद में लेंगे, कहो। ठीक। स्कूल में कैसी है? स्कूल में उनमें भी अच्छी है, टीचर कुछ बोलते हैं इसके टीचर बारे में? अच्छी क्या बोलते हैं? अच्छी बोलती है टीचर, अच्छी होशियार है, बोलते हैं बार बार बीमार होते अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, बोले पापा को भी बोले एक बार,
सारे बोले तुम्हारे बेटी के अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, बोले बार बार बीमार हो जाती है, बोले एग्जाम के टाइम पे बीमार हो जाती है। कैसा है बेटा स्कूल में फ्रेंड्स वगैरह कैसे है तुम्हारे? अच्छे पसंद है फ्रेंड्स बनाना, इसमें मस्ती करना पसंद है कि पढ़ाई करना पसंद है? पढ़ाई हाँ। कभी किसी से झगड़ा होता है? नहीं, कोई अगर चिढ़ाता है, कुछ बोल देता तो है, टीचर को बता देती हूँ। टीचर को बताते हैं। ओके। स्कूल में जैसे स्टेज पे वगैरह परफॉर्म करते हैं, हाँ स्पीच वगैरह देना हाँ पसंद है? हाँ डर लगता है किसी बात नहीं। से? डर नहीं है, स्टेज पे जाना बोलना है, डर नहीं लगता? इतने लोग रहते हैं तो नहीं नहीं। ओके। और किसी बात का डर? अंधेरे से कहीं जाने में, किसी से बात करने में? नहीं, डर नहीं है। ये ऐसा थोड़ी इमोशनल लगती है क्या? बहुत सेंसिटिव और इमोशनल है, मन थोड़ा सा हल्का है क्या हल्का इसका? जल्दी रोना आता है उसको। ऐसा मेरी जैसी हो, मेरे को जल्दी रोना आता है, कोई ने कुछ बोला कि रोना आता है। जल्दी रोना आता है ना? जल्दी पर रोना। रोती सामने ही रोती कि घर में अंदर जाके रहेगी? नहीं रोती वही आ जाती जोर घर जोर से रोती अपने, कि थोड़ा नहीं नहीं धीरे धीरे ऐसा? अपने पास आ जाती है। उसने ऐसा बोला ना मम्मी मेरे को फिर रोना आता है, ऐसा अगर किसी ने डांटा जोर से तो रोना आता है उसको। रोना आता है। और किसी बात का टेंशन आता है क्या बेटा घर में? नहीं, दादा का, दादी का, मम्मी पापा का, ऐसा? ऐसा मार्क्स कितने मिलते तुमको एग्जाम में? अच्छे मिलते हैं। अगली बार सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर आता वो है तो तबीयत खराब हो गई थी तो एक पेपर में थोड़ा ऐसा? अगर तबीयत नहीं खराब होती तो फर्स्ट रैंक आता तुम्हारा, तो लगता होगा ना फर्स्ट रैंक आना चाहिए करके? चलो। कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बराबर से दवाई लो सिर्फ कुछ महीने, 6 महीना 8 महीने लगेगा पूरा ट्रीटमेंट। तो अभी कितने कितने दिनों में आना पड़ता है? 15 दिन। कितने पहले तो कितने- 1 हफ्ते में बुलाऊंगा अभी, और उसके बाद 15 दिन में आना पड़ेगा। अभी ट्रीटमेंट महंगा रहता है क्या? महंगा सस्ता ऐसा कुछ नहीं है तो है। कभी स्कूल का दिखता, कभी नानी के घर का, क्योंकि बचपन से नानी क्या रही हूँ ना, क्यों? ज्यादा यहीं पे है ना, तो वहाँ पे रहती थी नानी के पास। नानी पसंद है? मम्मी पापा से नानी पसंद है ज़्यादा? क्यों रे? वहीं रहती थी ना ये, जो 2 छोटी छोटी है ना वो मेरे पास रहती थी, ये बड़ी है तो नानी के पास है। अभी नानी चली गई पूना रहने के लिए, हाँ? हाँ, तो इसलिए यार क्यों? वो मेरे भाई की जॉब है ना पुणे में, अरे शादी नहीं हुई क्या उसकी? शादी हो गई। फिर उसके होंगी ना फिर? मिसेज भी है, वो भी रहती है। ऐसे तो यहाँ कोई नहीं, अकेली? अभी अकेली मेरे ही रहती थी क्या यहाँ? को यहाँ पे अकेले पापा के साथ रहती थी, ऐसे तब वो वहाँ चले पापा? गए। है यहीं पे है? पापा को अकेले छोड़ दिया क्या? नहीं नहीं अभी जाने वाले हैं। वो नानी चली गई अच्छा, थी। नानी गई तो कैसे लग रहा है तुमको? बहुत रोना। हम्म, याद आती है? जब नानी कितने दिन हो गए गई तो? नानी कब गई? वो भी आप भी रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब नानी गई थी तो बीमार पड़ी थी क्या ज़्यादा? नहीं, ये तो हमेशा बीमार होती ही रहती है। हाँ, फिर भी नानी तो गई, उसका बड़ी- मेंटली उसको थोड़ा सा ये लगा क्या बोल रहे हो? आप क्यों रो रहे? वो रो रही हो समझ रहे, आप क्यों रो रहे? आपकी मम्मी गई इसलिए? ठीक।
ऐसा नहीं रात को सोती वगैरह नहीं थी या नहीं, दादी सोती करके की थी उठती बोलना थी ऐसे? लेकिन बड़बड़ करती अच्छा, सोती ठीक। से पढ़ाई का बड़बड़ करती कि तूने ये हाँ। नहीं दी वो नहीं दी, ऐसा बोलती पढ़ नींद में। पढ़ाई पढ़ाई पसंद है हाँ, इसको? पढ़ाई पढ़ाई में पसंद है, ध्यान। काम वाम नहीं पसंद है, पढ़ाई पसंद है। और जैसे कभी गेस्ट वगैरह आते हैं ना मेहमान, हाँ, तो कैसे रहता है उनके साथ इसका? नहीं, अच्छे से रहती बात करती है, है? बात घुल मिल हाँ, जाती है हाँ, क्या जल्दी? घुल मिल जाती। घुल सब मिल जन के? बोलते कि तेरी बड़ी बेटी अच्छी बोलती है। हम्म। वैसे ज़्यादा समझदारी की बातें करती है क्या? हाँ, समझदार है वो। मतलब पापा को भी बताती है आपको भी ऐसा करना वैसा करना वगैरह, ऐसा कुछ बताती है? तब तो अभी नहीं है ना? ठीक है। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा अच्छे हैं। किसी के घर में डेथ वगैरह हुआ है क्या? हाँ, हमारे घर में हुई है। किसकी? जैसे बड़े पापा ये रेलवे रहती ना उसमें कट गए थे। उनकी मंडियाला और शादी हो गई। हाँ, और मेरी सास की भी हो गई, पर इसके नहीं, बड़े तो बड़े पापा की डेथ हुई है ना? हाँ, सुसाइड किए थे क्या? सुसाइड किए थे। इसको ऐसा आपको कैसा लगा, मतलब इसको कुछ लगा अटैच हाँ, थे? थोड़ा सा इसकी बड़ी मम्मी को बोल रही थी वो कि तुम भी चले जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे बोले। इसकी बड़ी बहन है ना, बड़े पापा की लड़की, हाँ हाँ। तो सब जन चले जा रहे बोले हमको छोड़ के। अब साथ में रहते हैं क्या? हम नहीं, वो सामने के रूम में रहते थे, यानी कि सामने, हाँ हाँ। हम नीचे साइड में, पर साथ में थे ना, हाँ। वही थे ना। तो अभी कहाँ रहते हो? तो वो दूसरे गांव चली गई, हाँ, क्या? नानी भी चली गई। अब उनके पापा नहीं थे तो कौन करेगा, और हम भी हाथ मजदूरी वाले हैं ना। अब इसके पापा ट्रैक्टर ही चलाते हैं ना, फिर उनका खर्चा कौन करेंगे, इसलिए चले गए वो उनकी नानी के यहाँ पे। और दादी गई तो? दादी का इतना ये नहीं था। कब गई दादी? हाँ, दादी कब गई? दादी को 3-4 साल हो गए, बड़े पापा को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए दादी। ऐसा ऐसे जब छोड़ के जाते हैं तो ऐसा अकेलापन लगता है क्या एकदम, कि अकेली पड़ गई मैं करके ऐसा? और ऐसा मन में आता है क्या सब छोड़ के चले जाएंगे मेरे को? क्यों? हमारे बोलने के भी सब चले गए, बस 2-3 घर ही अभी जब हम रहते थे उधर। पर वो चले गए तो दूसरे रहते होंगे ना कोई? नहीं, खाली हो गए सब? 2-3 ही घर। तो क्यों चले गए? वो दूसरे इधर काम करने के लिए, अभी यहाँ काम नहीं रहा होगा उनको, इसलिए उधर चले गए। इसको सब Now, first, most important, when the patient comes to you, कि ये एक्यूट में आता है कि क्रोनिक कंडीशन में आता है, दैट फर्स्ट वी हैव टू इवैल्यूएट। क्योंकि अगर एक्यूट डिस्ट्रेस में आता है, एक्यूट सिम्टम्स है, एक्यूट एपिसोड है, तो हमको एक्यूट मेडिसिन देना पड़ेगा, बराबर है? या असिम्टोमेटिक स्टेज में आता है, क्रोनिक डिसीज है, ब्रोंकियल अस्थमा है, पर डिस्ट्रेस में नहीं है, एक्यूट कंडीशन नहीं है, एक्यूट एक्सासर्बेशन नहीं है अस्थमा का, तो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देना है। अभी जब मैंने असेस किया, नाउ व्हाट वी वांट टू गिव हियर, एक्यूट देना चाहिए कि क्रोनिक देना चाहिए? करेक्ट सर। क्रोनिक। व्हाई क्रोनिक? सर उसकी कंप्लेंट बहुत टाइम से, और जब भी होती है बहुत सीवियर हो जाती है इसलिए। हाँ, तो अभी एक्यूट में आई है, मतलब अभी कुछ एलिमेंट्स फॉर्म हुआ है, क्योंकि तब
वेदर चेंज होते थे, है ना, तो अभी कुछ मतलब 2-4 दिन से ही उसको तकलीफ है, बराबर है ना, तो ये एक्यूट है, पर मुझे वो बहुत डिस्ट्रेसिंग नहीं लगी। जब आपको लगता है कि एक्यूट मेंटल स्टेट और क्रोनिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम लाइक अ सेंसिटिविटी डिस्पोजिशन, ये दोनों मैच होते हैं या दोनों मैच हो रहे हैं, तो आप एक मेडिसिन निकाल सकते हैं विच टेक केयर ऑफ द एक्यूटनेस या एक्यूट कंडीशन ऑल्सो एंड द क्रोनिक कॉन्स्टिट्यूशन एज अ क्रोनिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ऑल्सो। ऐसा भी हो सकता है, दिस दैट्स व्हाई द दिस डिपेंड्स ऑन द केस, बराबर। अगर ये बहुत ज्यादा सीवियर डिस्ट्रेस में आती, ये बोलना नहीं होता, इतना बोली, वो पूरा केस दिया अच्छे से, डाटा इंफॉर्मेशन शेयर किया उसने, है ना, तो मुझे लगा है कि इसको पूरा केस लेता है अभी। ऐसा नहीं, नहीं तो जब एक्यूट में केस आएगा वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रीथलेसनेस, वेयर द पेशेंट कांट एबल टू टॉक प्रॉपरली, तो हमको ये गड़बड़ नहीं करना है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल डाटा मिले। इफ यू डू सो, पेशेंट आप लॉस कर देंगे उसको। ऐसे ही लगेगा पेरेंट्स को कि डॉक्टर कैसे है बा, इसको तकलीफ हो रही है और क्वेश्चन पूछते ही जा रहे हैं, पूछते ही जा रहे हैं। यू मस्ट बी सेंसिबल इनफ कि हमको ये सिचुएशन में कैसा अप्रोच लेना है और कैसे मेडिसिन देना है। तो बिकॉज दो इट इज द एक्यूट बट नॉट मच डिस्ट्रेसिंग, सो आई एम ट्राइंग टू इवेल्युएट द पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशनली ऑल्सो, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि मेंटल जो सिम्टम्स है या उसका डिस्पोजिशन सेंसिटिविटी, इससे मेडिसिन क्लियर हो गई थी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू द फिजिकल सिम्टम्स मच। सो इट हैज ऑलरेडी नैरेटेड कि नींद तो आती है बट देयर इज अ टॉकिंग स्लीप ड्यूरिंग। अभी क्या टॉक है, या सपने भी आते हैं या बड़बड़ करती है क्या बड़बड़ करती है, मोस्टली रिलेटेड टू द स्टडी, पढ़ाई का। तो उसका कंसर्न क्या है, मोस्ट ऑफ द बच्चे अगर पेरेंट्स बोलते हैं कि ये जो दिन भर खेलते हैं बच्चों के साथ वही बड़बड़ करते हैं, पर ये क्या बड़बड़ कर रही है, ये पढ़ाई के बारे में बड़बड़ कर। सो कीप दिस इनटू द माइंड। सेंसिटिविटी लेवल पे नॉइज सेंसिटिविटी, लाइट सेंसिटिविटी नहीं है, टाइट क्लॉथिंग सेंसिटिविटी, क्लोज रूम सेंसिटिविटी नहीं है, ऑर्डर से स्ट्रॉन्ग ऑर्डर नोशिया होता है, इवन द स्मोक, है ना, वो तो कॉमन सिम्टम है। राइडिंग से एग्रावेशन है, इसको नोशिया वोमिटिंग बाय राइडिंग, कार्स राइडिंग हो गया। सेंसिटिविटी एट द कोल्ड, ड्राफ्ट ऑफ एयर, विंटर, रेनी बट फील्स बेटर इन द समर, so this is the chilly patient, you can say this is a chilly patient। अभी लाइफ स्पेस आपको समझ गई है, कुछ इंटरप्रिटेशन किए हैं, है ना, इज इट डिसीज डायग्नोसिस हुआ है, अभी केस एनालिसिस करेंगे, इतना ही है ना। बहुत ज्यादा मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे मेडिसिन मिल गई है, बहुत ज्यादा पोक करने का और डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बराबर है कि नहीं एक पॉइंट है जो मैंने पूछा था पर वो वीडियो में नहीं दिखाया है ना, दैट वाज द, कौन सा पॉइंट मिसिंग है, anyone wants to explore the patient anymore, wants to ask the questions, are you feeling ki the case and the data is inadequate to prescribe, to understand the person, to understand the disease and to understand the miasm? सर जीलस हम्म, जीलस जीलस जीलसी है ना, ऐसे में चाइल्ड है तो वह दूसरों के साथ जीलसी करती है क्या, दूसरा ये भी क्वेश्चन पूछते हैं हम कि शेयरिंग करती है क्या, सेल्फ सेंटर्ड है कि वह दूसरों को देती है ना, जीलसी कितनी है, राइट, ये पूछ सकते हैं हम। और सिबलिंग जीलसी ये रहती है क्या, सर टाइम इसके मॉडलिटी खांसी आती है तो पर्टिकुलरली किस टाइम पे आती है? डे। बराबर, खांसी का टाइम मॉडलिटी क्या है ना, किस चीज से बढ़ती है या एग्रावेटिंग एंड एलिमेंट्स फ्रॉम किस चीज से हो रहा है, ये तो समझ गया, पर मॉडलिटी इज लैकिंग, यू कैन वी कैन आस्क, राइट, एनीथिंग एल्स। सर उसके जो कॉम्पिटिटर्स है उनसे तो हम्म, कि अगर कम मार्क्स मिले तो अगर दूसरे को ज्यादा मार्क्स मिले तो आपको कैसा लगता है, ये भी कॉम्पिटिटिवनेस, हमको ये कॉम्पिटिटिव तो है पर हम उसको और डिटेल में पूछ सकते हैं, नो मैटर। Again, important is the most important thing is the, I have already told, because this is the genetically genetic material is carried from the mother to parents to
चाइल्ड, है ना, तो इसको हम जेनेटिक डिसीज बोलेंगे ना. तो इन सच केसेस एंड द कंप्लेंट इज सिंस बर्थ, है ना, इट इज नॉट कि बाद में लाइफ में एक्वायर्ड हुए, इट इज सिंस बर्थ. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, ये भी समझना जरूरी है और इसको कंसिडर करके केस में लेना ये भी जरूरी है. तो डिसीज डायग्नोसिस इज श्योर. इज देयर एनी डाउट विद द डिसीज डायग्नोसिस? ब्रोंकियल अस्थमा विद एक्यूट एक्सासर्बेशन, पर्सन डायग्नोसिस और माइस्मेटिक डायग्नोसिस करेंगे. ब्रोंकियल अस्थमा विद एक्यूट एक्सासर्बेशन. अभी हम इसको, एनीवन वांट्स टू शेयर देयर व्यूज रिगार्डिंग द पेशेंट, पेशेंट का कोर, पेशेंट का माइंड कैसे है, मेंटल स्टेट कैसा है, सेंसिटिविटी क्या है, विल कैसा है, मोरल्स कैसा है. As a practitioner, even if the practice is just you started, है कि नहीं, या शुरुआत के प्रैक्टिस में, या इवन आफ्टर द 10 to 12 years of practice, 12 years of practice, I also doing the same कि लाइफ स्पेस एनालिसिस जो बताया है उसको एनालाइज करो, उसको इंटरप्रेट करना, उसको लिखना है प्रॉपरली, और उसमें क्या इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं, है कि नहीं. हो सकता है कि हम हरेडली जब पेशेंट आता है हमको 2 मिनट में मेडिसिन निकालना पड़ता है, तो हम उतना इंटरप्रेट या उतना सोच नहीं पाते हैं, पर बाद में हम उसको प्रॉपरली वर्कआउट करना जरूरी है. सो अब वही द पर्सन डायग्नोसिस कैसे होगा. डिसीज डायग्नोसिस तो हो गया, पर्सन डायग्नोसिस. डिलीजेंट है सर, डिल्यूजन, डिलीजेंट गर्ल है, डिलीजेंट है, डिलीजेंट, या एब्सोल्युटली डिलीजेंट है. अभी डिलीजेंट मतलब क्या, कि किसी को शायद ये वर्ड्स पता नहीं है. दिस इज द वर्ड यूज इन द प्रेडिक्टिव्ह बाय प्रफुल्ल विजयकर सर. डिलीजेंट म्हणजे मॅडम समजू शकता कसं? हा सर, डिलीजेंट म्हणजे जे स्टडी व्यवस्थित करतात किंवा जे रेग्युलर स्कूलला जातात, जे व्यवस्थित काम करतात, त्याला आपण डिलिजंट घेतो. जे कन्सर्न असतात, स्पेशली जो अपनी ड्यूटी पंक्चुअली अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ड्यूटी बाउंड बोलेंगे कि स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट का काम है पढ़ाई करना, है ना. लेडी का काम है, जो हाउस वाइफ है, उसका काम है कि अपने घर को देखना, सुबह उठना, ये काम करना, वो काम करना, सबकी जिम्मेदारी लेना, है ना, समय पे खाना देना, ये सब, ये अगर सब कर रहे हैं, मतलब ये भी पूछा ना कि स्टडी वो खुद से करती है कि उसको फोर्स करना पड़ता है. दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द डिलीजेंट. नहीं, वो खुद से करती है, उसको पता है कि पढ़ाई करना, ये करना चाहिए. तो दिस इज कम्स इवन. अगर हम डिलीजेंट को और उसको और ऐड करना है तो इसको बोलेंगे कंसेंशियस, कि नहीं ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, बराबर है कि नहीं. तो पढ़ाई करूंगी तो आगे कुछ करना है मुझे, तो कंसेंशियस. डिलीजेंट का अगर रूब्रिक हमको देखना है रेपर्टरी में, तो डिलीजेंट ऐसा कोई रूब्रिक नहीं है. दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द term, words, and the understanding in the patient. The cross reference for it is the conscientious triple support. और ambitious है, more concern about study, studious, हाँ studious है, और बहुत sensitive है, sensitive with relations, yeah, sensitive with the relation, and precocious. नहीं, प्रिकॉशियस हमने रूल आउट किया, प्रिकॉशियस नहीं है. मैंने वो क्वेश्चन पूछा ना, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि अगर कुछ होता है तो ये इंटरफेयर करती है क्या. बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं ना, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा लगती है कि बहुत बड़ी हो गई करके, या ये बच्चा ऐसा मैच्योर, ऐसा लगता है कि 5 साल 6 साल का नहीं, ऐसा लगता है 15-20 साल का हो गया, अपने से होशियार हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है. मतलब उसकी जो एज है उससे ज्यादा मैच्योरिटी दिखाना, या सोच में मैच्योरिटी होना, वो प्रिकॉशियस. अगर प्रिकॉशियस है केस में तो उसको टॉप लेवल पे लेना, बिकॉज प्रिकॉशियस इज द सिफिलिटिक माइजम. इवन गर्ल्स में जैसे मेंसेस का जो पीरियड रहता है वो 12 to 17 ईयर्स रहता है, 12 to 16 ईयर्स रहता है. कभी आपने देखा होंगे कि 9 ईयर्स में या 10 ईयर्स में मेंसेस आते हैं. मेनार्की अर्ली, दिस इज ऑल्सो प्रिकॉसिटी ऑफ मेंसेस. दिस इज नॉट अ गुड साइन.
जो वक्त के पहले आ रहा है, वक्त के पहले हो रहा है, काफी पहले हो रहा है, बराबर है, दिस इज ऑल इज द प्रिकॉशियस। इसको हम ए भी बोलते हैं कि डिस्प्लेस, बराबर है ये। तो ये प्रिकॉसिटी में आ सकता है, तो इसको इंपॉर्टेंस देना है केस में। और सर 4 स्टूडियस, सेकंड, सर 4 सेकंड 4 सेकंड, तो 4 सेकंड। डिलीजन 4 सेकंड ले सकते हैं सर? क्योंकि मैंने पूछा था कि बा अकेलापन लगता है क्या, तो उसने क्या हाँ बोला था। तो वो बोल रही अकेले, थी कि सब छोड़ के जा रहे हैं हाँ सब everybody। छोड़ के जा रहे हैं, उसको लग रहा है सेपरेट, बट जो अटैच है, इसमें अटैचमेंट का ज्यादा पार्ट लगा, और जो जिससे वो अटैच है या बॉन्ड फॉर्म हुआ है, वो जब छोड़ के जा रहा है और दूर जा रहा है ना, तो डिटैच हो रहा है ना, टेम्पररी भी डिटैच हो रहा है। तो भी मतलब ये दादी तो 2-4 दिन के लिए गई है, जो पुणे गई है, ऐसे नहीं रहने के लिए गई है, क्योंकि दूसरे फॉलोअप में 7 दिन 8 दिन के बाद जो फॉलोअप था, उसमें दादी आ गई थी। नानी सर। हाँ, जो भी है दादी नानी, तो नानी आ गई थी, है ना, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो नानी आ गई है ना, तो इसमें भी उसका इतना लेवल ऑफ अटैचमेंट और इंटेंसिटी ऑफ अटैचमेंट दिख रहे हैं कि बा नानी 2-4 दिन के लिए गई है और इसको तकलीफ हो रही है, या इतना इसको रोना आ रहा है, समझ गए। तो बॉन्ड, अटैचमेंट एंड एग्रावेशन फ्रॉम सेपरेशन और डिटैचमेंट ऑफ लव, सेपरेशन ऑफ लव। सेंसिटिव टू रिप्रिमांड, Sensitive to reprimands, this is shows the sensitivity which gives rise to weeping, है ना, weeping। सर हम्म the way she was sitting, sir, continuously leaning on the table while the mother was sitting upright और बिल्कुल, तो वो भी कुछ कंसीडर कर सकते हैं सर इस केस में? कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, मतलब अपराइट नहीं है ऐसा बोल रहे हैं ना। लीनिंग था सामने टेबल पे नहीं, कंटिन्यूअस। हाँ राइट, पर उससे ज्यादा वो भी इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि जब रोने की बारी है या इमोशन शो करने की बारी है, तो उसका डेविएट हो गई, उसने हेड डेविएट कर दिया, मदर ने जैसे पीछे देखना शुरू कर दिया, बाद में उसके आंखों में आंसू दिखे ये, और वो उंगलियां ऐसे ये कर रही थी, किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, तब मैंने भी ऑब्जर्व नहीं किया, बराबर है। मैडम जब वीडियो एडिट, मतलब वो सामने का पार्ट अननेसेसरी ये कर रही थी, तब मैडम ने बताया, मतलब मेरे मिसेस ने, तो भाई ये इसका भी मीनिंग होता है, मैंने इंटरप्रेट नहीं किया, पर ये भी हमको ऑब्जर्व करना जरूरी है, राइट। अपन मतलब ना बोटम मोड़ने, है ना, तो मैं बताऊंगा आगे में इसको क्या कैसे हम सर इंटरप्रेट। तो फिर उसको एक टाइप की रेस्टलेसनेस कंसिडर कर सकते हैं क्या अपन, क्योंकि कंटिन्यूअस इनर उसके एंजाइटी, फिंगर मूवमेंट्स हो रहे हैं। हाँ इनर एंजाइटी बोल सकते हैं, विच एंजाइटी लीड्स टू रेस्टलेसनेस, राइट, बोल सकते हैं। एंड अगेन अभी मदर का कैसा है ना, देखना कि ये ब्रोंकियल अस्थमा क्यों होता है, कैसे इसका जो कन्फ्लिक्ट होता है, हम दूसरे इसमें देखेंगे स्लाइड, 12:30 बजे, तो उसमें आपको दिखेगा कि कैसे डेवलप होता है, क्यों डेवलप होता है ब्रोंकियल अस्थमा। तो घर में जो कॉरल्स होते हैं, झगड़े होते हैं, या डर, लंग्स जहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, तो फ्राइट इज द इम्पोर्टेंट। तो ऐसा कुछ हुआ है, झगड़े हुए हैं, या फ्राइट है, कॉरल्स है, आर्गुमेंट्स है ना, ब्रोंका है, आर्गुमेंट्स इन द फैमिली, है ना, कॉरल्स इन द फैमिली which leads to a inflammation in bronchi and affect and the fright, उससे जो फ्राइट या डर तैयार हुआ है, उससे लंग्स अफेक्ट होता है। तो ऐसे क्या हुआ, है ना, तो प्रेगनेंसी में तो ऐसा तो नहीं जब ये पेट में थी तब ऐसा कुछ हुआ। तो मैंने जब पूछा प्रेगनेंसी हिस्ट्री, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सबसे नीचे देखना, जेठ दारू पीते थे, झगड़ा करते थे, गाली गलौज करते थे, रोज झगड़ा होता था, तो मेरे को बहुत टेंशन आता था, ये मदर बोल रही है, इट इज नॉट माय चाइल्ड, इट इज अ मदर, व्हेन द चाइल्ड इज इन द वूम ऑफ द मदर। तो मुझे बहुत डर लगता था, रोना भी आता था, डर भी लगता था, धड़कनें बढ़ जाती थी, धड़ धड़ होता था, सास भी झगड़ा करती थी, रोज ही झगड़े होते थे, बराबर है कि नहीं। तो इसको क्या लगा, डर, कैसा होगा क्या होगा। सो यू कैन सी हियर द फ्राइट एंड देयर वाज अ quarrel, there was a quarrels in the family। So mother's state during pregnancy is the fright, you can see the fright, and even the lady जो है वो थोड़ी quarrelsome और angry है, उसको मैं इसको मैंने सेपिया दिया है। तो सेपिया के रिलेशनशिप में देखना, ये तो बच्ची तो पहले आई है, मदर बाद में दूसरे फॉलो में उसने केस दिया, है ना।
तो वो बहुत कॉरलसम, एंग्री, आर्गुमेंटेटिव, इवन वीपिंग भी है, सेंसिटिव भी है, किसी का बर्दाश्त नहीं करेंगी, ऑफेंडेड इजीली है ना। ये इस तरह से मदर का ये है डिस्पोजिशन बोलो, या मदर का माइंड है। तो उससे रिलेटेड या उससे रिलेटेड मेडिसिन देखेंगे, पर हमको फ्राइट ये चीज लेना पड़ेगा, है ना, जो डर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हम इसको इंटरप्रेट करते हैं एग्जाम के समय में, तबीयत खराब तो ये रोना आता है, तो देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव नेचर है, डिसअपॉइंट हो जाती है कि मुझे इतना नहीं मिला, सेंसिटिव और इमोशनल है, थोड़ा एम्बिशियस टाइप की लगी है, करेजियस है, डर नहीं लगता है, स्टेज पे जाती है तो थोड़ा भी नर्वस नहीं होती है, और अंधेरे से भी डर नहीं, तो ये थोड़ा सा हम बोलेंगे ना स्ट्रांग है ना, करेजियस है, कंसेंशियस, डिलीजेंट है, राइट, समझदार है, मतलब सेंसिबल है, कंसेंशियस। पानी, अभी ये इसको भी इम्पोर्टेंट है कि किसी ने काम बताया तो सुनती नहीं है, कभी सुन लेती होंगी पर मोस्ट ऑफ द टाइम है कि सुनती नहीं, मैं क्यों लाऊं। तो दिस इज द हाई सेल्फ स्टीम और इगोटिज्म, और दिस इज द डेफिएंट एटीट्यूड। तो ये डेफिएंट जो एटीट्यूड है हमको और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बचपन से नानी नानी के यहाँ रहती थी, नानी पसंद है, नानी पुना गई, याद आती है तो बहुत रोना आता है, तो देयर इज अ बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट एंड एग्रीवेशन बाय सेपरेशन ऑफ लव। नेचर शांत है, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान है, अपने में ही रहती है ना, बहुत ज्यादा ऐसे खुद होके बहुत ज्यादा घुल मिलती नहीं है, पर गेस्ट आए तो उनसे कम्युनिकेशन करती है, बराबर है। सो क्वाइट रिजर्व या सेल्फ सेंटर्ड बोलेंगे, या इट इज मोर कंसर्न अबाउट द स्टडी, मतलब उसको ज्यादा स्टडी दिखती है ना, स्टडी ओरिएंटेड या स्टूडियस चाइल्ड है ना। जब पूछा कोई बड़ा इंसिडेंस तो डेथ, हाँ, डेथ मतलब अभी भी उसका दुख है उसको, और रोना आता है, दादाजी गए या सब छोड़ के जा रहे हैं, है ना। सिंपैथेटिक है, दुख लगता है किसी बीमार को देख के, मतलब कोई बीमार या तकलीफ में है कोई, तो इसको बहुत तकलीफ होती है या रोना भी आता है, तो सिंपैथेटिक, सफरिंग ऑफ अदर्स, राइट। सो दीज आर द थिंग्स which we collected. To which personality arise and which personality derive from all this data, all our observation, all our sensitivity, disposition and the mental state. Which remedy is coming up? अभी इतना डिस्कशन हुआ है, आप लोगों ने भी शेयर किया है, तो द रेमेडी मस्ट बी क्लियर। नक्सोमिका। नक्सोमिका, ओके। सर पल्सेटिला या लाइकोपोडियम? पल्सिटिला या लाइकोपोडियम, हाँ। नक्सोमिका क्यों? सर एम्बिशियसनेस है, कॉम्पिटिटिवनेस है उसके अंदर। एक है ये साइकोसिस है, और क्या है, सेंसिटिविटी देखो, इमोशनल अटैचमेंट देखो, नक्सोमिका में ऐसा इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल बॉन्डिंग, और कोई दूर गया तो नक्सोमिका इससे प्रैक्टिकल बंदा रहता है, ज्यादा कोई इससे ऐसा फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे कंपटीशन, ऐसे जिलसी भी रहेंगी, कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा रहेगी, बराबर है। कॉम्पिटिटिव तो है ये, पर वो लेवल का देखेंगे। और बॉन्ड जो है इसमें दुख दिख रहा है, ग्रीफ है, किसी के जाने का, किसी का डेथ होने का, और कोई डिटैच होता है तो उससे सबसे ज्यादा तकलीफ उसको होती है, बराबर है। और सिंपैथेटिक और सेंसिटिव, सेंसिबल, डिलीजेंट एंड कंसेंशियस, इग्निशिया, ये सबको हम कंसीडर करते हैं, तो नक्सोमिका रूल आउट हो जाता है। द सेकंड इज पल्सिटिला, लाइकोपोडियम एंड इग्निशिया। अभी ये पल्सिटिला कैसे हम, इज देयर पल्सिटिला है तो दे दे पल्सिटिला। इज एनी हु इज शेयरिंग अबाउट, जो बोल रहे कि views is the ignitia, try to differentiate with the pulsatilla। कैसे हम पल्सिटिला को डिफरेंशिएट करेंगे इसमें? सर पल्सेटिला अटैचमेंट ज्यादा दिखाएगी सर अपने सामने मदर से। जब अपने सामने बैठती है पल्सेटिला तो हाँ। वो एक तो हक करके बैठेगी, मम्मी के पास बार बार हाथ लगाएगी, मम्मी की तरफ ज्यादा देखेगी। डिपेंडेंट ही, जैसे जो ज्यादा देखेंगे ना बार बार, ये साला हाँ। इंडिपेंडेंट जैसे दिखेगी खुद। हाँ। और जैसे रोना आता है तो छुपाने की कोशिश करती है, पल्सिटिला तो शो करती है, है ना, शो ऐसा दिखाएंगे कितना रो रही है और कितना मेरे को सिंपैथी गेन करना है तुमसे। इसका नहीं है, जब रोने की बारी आई है ना तो उसने मुंह फेर लिया और ऐसे चुपचाप से ऐसे कपड़े से पोंछ रही है, बराबर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट
in with the pulsatilla, though the child is the thirstless, which is the positive point towards the pulsatilla. और क्या है, courageous. बात कैसे है? Pulsatilla is the very timid kind of lead. fearful है. और ये कैसे है, स्टेज पे भी जाएंगे, कुछ डर नहीं, कॉन्फिडेंट है। प्यार से, मतलब एक कॉन्फिडेंट भी है ना, और करेजियस हम बोलेंगे इसको, जो पल्सिटिला नहीं कवर करती है डिस्पोजिशनली अगर हम देखेंगे। दूसरा क्या बोले मैडम? सर नाइट्रम या इग्निशिया? नाइट्रम एंड इग्निशिया, ओके। तो पल्सिटिला रूल आउट किए, है ना। लाइकोपोडियम को कैसे रूल आउट करेंगे? तो डोमिनेटिंग रहता है ना लाइको ज्यादा, डिक्टेटोरियल, डोमिनेटिंग। और ये डेफिएंट अगर ज्यादा आ गया, क्योंकि डेफिएंट ये मैंने एक्सप्लोर नहीं किया अभी, ये मतलब इसमें ही दिख रहा है ना, अपने पेरेंट्स के साथ की बात नहीं काम करूंगी, ये काम क्यों नहीं करेंगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इसको लगता है कि बाप मुझे पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इधर उधर ध्यान नहीं देती, वो अपने पढ़ाई में ध्यान देती है, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ऐसा नहीं है ना कि उसको पढ़ाई भी नहीं कर रही पर किसी का सुनना भी नहीं है, मैं क्यों सुनूं, है ना। तो मोर कंसर्न अबाउट शी इज अ स्टूडियस एंड नॉट अ, तो डेफिएंट, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क दिया। अगर डेफिएंट बहुत प्रोमिनेंट होता तो लाइको को आगे हम ला सकते थे, और लाइको टिमिडिटी बताएगा आपका, है ना। मतलब अगर स्टेज पे जाना है तो ऐसा नहीं कि इतनी डेयरिंग, पहले तो डरेगा। लाइको का एंजाइटी जो है, एंटिसिपेशन है, इनिशियली बहुत प्रीडोमिनेंट रहता है, और जैसे वो परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है तो फिर वो अच्छा परफॉर्म करता है ना। और अपनी टिमिडिटी को या अपनी कमजोरी को दिखाने की ये दिखाएगा नहीं ना लाइकोपोडियम। सो लाइकोपोडियम इज मोस्ट क्लोजली कमिंग अप, राइट। जिसने भी बताया, इट इज गुड टू थिंक कि भाई लाइकोपोडियम है। पल्सिटिला भी क्लोजली आती है, मतलब डिफरेंशिएट तो किए विद थर्ड एंड एंट्रेम और इग्निशिया। तो कौन सा देना है, एंट्रेम या इग्निशिया? इग्निशिया घर की बातें घर तक के रखेगी, और वो जो रो रही है तो वो छुपा रही है, इसका मतलब वो इग्निशिया हो सकती है। हाँ, तो घर की बातें, अभी घर की बातें भी बता रहे, पर ये मैच्योरिटी उतनी नहीं आई है ना। ये चाइल्ड इग्निशिया सपोज है, हम कंसीडर करते हैं, पर ये रोना छुपा रही है, मतलब इसको सबके सामने रोना, ये सेल्फ स्टीम हाई है इसका, सबके सामने रोना पसंद नहीं है। पर बॉन्ड कितना ज्यादा है, ग्रीफ में कितने जल्दी जा रही है, लॉस ऑफ लव वन या सेपरेशन में कितने जल्दी अफेक्ट हो रही है, और इमोशंस के कारण शरीर पे बीमारी आ रही है, बराबर है। और सिंपथी देखिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये फ्राइट और एंगर भी कवर होना जरूरी है आपके रेमेडी में। तो हम देखते हैं कि कुछ द टोटलिटीज लाइक दिस। इंटेलेक्चुअली भी होता है, जैसे नक्सोमिका इंटेलेक्चुअली, पर नक्सोमिका का प्रैक्टिकलिटी ज्यादा देखेंगे आपको। डेफिएंट सबसे नीचे रखा है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगा, मतलब ये श्योर नहीं। तो एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, इमोशनल शॉक, disappointment, fright. Why I am taken fright? Fright is from the mother state. अगर हम इसको रेपर्टाइज करते हैं, जो भी सिम्टम्स मिले, तो लाइकोपोडियम, इग्निशिया एंड पल्सिटिला, देखो आप पीपल्स आर वेरी क्लोज टू द रेमेडी। लाइकोपोडियम, इग्निशिया एंड पल्सिटिला, हमने लाइकोपोडियम और पल्सिटिला को ऑलरेडी आना है। देखो नक्सोमिका भी आ रहा है, ठीक है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड repertorization is not the final process to derive the remedy. It is the tool, it is the instrument to derive the group of remedies. और जब ग्रुप ऑफ रेमेडी आती है तो हम अपने मट्रा मेडिका, द फाइनल जजमेंट इज फ्रॉम द मट्रा मेडिका। हम मट्रा मेडिका के अंडरस्टैंडिंग से हर ड्रग को मट्रा मेडिका में ये करो, क्लोजली उसको रीड करो और उससे फिर मैच करो, है ना, और फिर फाइनलाइज करो। ये रूब्रिक से कभी भी फाइनलाइज नहीं करना है, क्योंकि हम इतने सारे रूब्रिक्स लिए, सिर्फ एक या दो लेते रूब्रिक्स। जैसे पहले केस में फ्राइट वाला रूब्रिक ओपीएम दिया था, है ना, उसमें गिने चुने रूब्रिक्स, 2 ही रूब्रिक्स लिया और हमने मेडिसिन निकाला। तो वो जो रूब्रिक है और दूसरे रेमेडीज में नहीं है, यहाँ पे सब रूब्रिक्स बहुत सारे रेमेडी में। तो ऐसे इसमें हमको पर्सन का सेंसिटिविटी, डिस्पोजिशन, मेंटल स्टेट, ये तीनों को कंसिडर करना है, और डिसीज को भी कंसिडर करना है। सो हियर द विनर इज द इग्निशिया, राइट। तो इग्निशिया 200 ड्रॉप दिया, और बिकॉज एक्यूट एक्सर्बेशन है इसलिए एक ड्रॉप छोड़ के नहीं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली, अभी ये इग्निशिया क्या हो गया, एक्यूट भी कवर कर रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनली भी कवर कर रहा है, तो इसको एक ड्रॉप नहीं दे रहा हूं मैं, मल्टीपल मतलब रिपीट करना पड़ेगा। तो 3 आवरली 3 डोजेस, है ना।
अगर ये असिम्टोमेटिक स्टेज में आती है और इग्निशिया में निकालता है तो सिंगल ड्रॉप छोड़ के एसएल दे के फिर 2 वीक्स के लिए मेडिसिन दे देता था, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे 28/8 को फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, इग्निशिया 200 ड्रॉप एंड 3 आवर की। अभी जब एक्यूट स्टेट में आती है जहाँ पे एब्डोमिनल मूवमेंट और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया है, ब्रीथलेसनेस है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू इवेल्युएट द पेशेंट, फॉलो अप विद इन 12 आवर्स, छोड़ना नहीं है। अगर आप बोलेंगे हाँ चलो 5 दिन बाद दिखाओ, 3 दिन बाद भी नहीं, 1 हफ्ते बाद दिखाओ, नहीं, एक 24 घंटे या 12 घंटे में मुझे फोन करके बताइए कि आपको आराम मिला है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर 24 घंटा पेशेंट देखेंगे अरे होम्योपैथी काम नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट में चले जाएंगे, ग्रामीण में नेबुलाइज कर देंगे, इंजेक्शन दे देंगे डेरिफाइलिन का, है कि नहीं, और पेशेंट को आराम हो जाएगा। इफ योर रेमेडी इज नॉट एक्टिंग within 2 hours, 3 hours, 6 hours and 12 hours, then the remedy is wrong, right? In acute state, I'm talking about the acute state when the patient is in the distress या तकलीफ में है, दर्द ज्यादा है, acute है, 2 दिन से, 3 दिन से, 10 दिन से, है ना, पेशेंट को खांसी है, 10 दिन से खांसी आ रही है और तुम 1 हफ्ता हो गया एज इट इज है, तो आप बोलोगे नहीं कि अरे मेडिसिन बरोबर है, लेते रहो, है ना, दैट इज नॉट द थिंग्स। तो इसका 1 हफ्ते, हाँ, अभी मैंने 28 तारीख है, 30 तारीख को फोन पे बात किया मैंने, 28 को मेडिसिन ले गई, मेरे जो रिसेप्शनिस्ट है उसने सेकंड डे ही बात किया, तो थोड़ा सा कम था, मैंने थर्ड डे पे बात किया, मतलब 28, 29, 30, 2 दिन बाद। तो ये फोन पे बात किया है मैंने, क्योंकि मैं 1 वीक के बाद ही जाता हूँ वहाँ क्लिनिक में। अभी जो कल जितनी तकलीफ थी ना तुमको, हाँ, हाँ, दवाई देने के बाद आज फिर कैसा लग रहा है, फिर से बताओ। आज अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, पूरा ही अच्छा लग रहा है कि थोड़ा अच्छा लग रहा है? पूरा ही अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा थोड़ा मतलब। अच्छा, थोड़ा सा तकलीफ है ना? हाँ, स्कूल में गए आज? हाँ, गए थे। अच्छा, ठीक। कल ऐसा पेट ऐसे उड़ रहा था ना तुम्हारा, छाती और ये दम लग रहा था एकदम, अभी पेट नॉर्मल लग रहा है ऐसे? हाँ, अभी नॉर्मल, मूवमेंट नॉर्मल लग रहा है ना? हाँ, ठीक है ना, ठीक है, पूरा आ जाओ, आराम हो जाएगा तुमको, बराबर से दवाई लो। हाँ, ठीक है? नानी आई थी आपके पास? हाँ, नानी और मम्मी आई थी? हाँ, आई थी ना मम्मी। हाँ, तो पेशेंट फील्स बेटर इन नेक्स्ट डे, मतलब वो 28 को रात को आई होंगी, 29 तारीख और 30 को सुबह मैंने फोन पे बात किया। तो क्योंकि बिकॉज ऑफ द कंडीशन, बिकॉज ऑफ द कंप्लेंट्स ऑफ दिस ब्रोंकियल अस्थमा, वो स्कूल में भी नहीं गई थी 2 दिन से, है ना, तो दूसरे दिन ही स्कूल गई, है ना, और अच्छा लगने लगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर व्हाट वी अंडरस्टैंड इन फॉलो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो डीपर जो सिम्टम्स है वो कौन सा है, सुपरफिशियल, डीपर, है ना, क्योंकि ये जो हेरिंग्स लॉ भी हम अगर सोचते हैं इसमें, तो पहला अगर पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब अरे सर्दी तो चली गई, सर्दी नहीं हो रही, खांसी भी कम हो गई, पर दम फूल रहा है, इज इट राइट वे टू एमुलरेशन, राइट वे ऑफ एमुलरेशन कि तुम्हारी रेमेडी सही है? पेशेंट क्या बोल रहा है, डॉक्टर साहब सर्दी तो कम हो गई, खांसी है, खांसी भी थोड़ी कम हो गई, पर दम फूलना कम नहीं हुआ या बढ़ गया, आप बोलोगे, और इग्निशिया, इट्स रॉन्ग। अगर हम ये ब्रोंकियल अस्थमा को दिया है जो स्टार्ट हुआ है कोराइजा से, फिर खांसी से और फिर ब्रीथलेसनेस से, नोज, थ्रोट, ट्रकिया एंड ब्रोंकाई, तो उसका जब एमुलरेशन होगा, जब रेमेडी लगेंगी, तो पहले ट्रकिया ब्रोंकस का जो सिम्टम है, फॉर एग्जांपल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, म्यूकस सिक्रीशन रहता है, तो ब्रोंकाई जाना चाहिए। दूसरा ब्रीथलेसनेस पहले जाना चाहिए, खांसी जाना चाहिए बाद में, और बाद में फिर आराम से सर्दी जाना चाहिए। 1 हफ्ते बाद भी वो बोली कि डॉक्टर साहब सब आराम है पर सर्दी चालू ही है, तो डोंट वरी, डोंट प्रिस्क्राइब ऑन द कोराइजा ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आप उसको दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमको ये भी जरूरी है देखना कि कौन से सिम्टम्स पहले एमुलरेट होने चाहिए, गलत डायरेक्शन में अगर हुए तो ये समझ जाना कि मेडिसिन गलत है करके, राइट? ये 30/8 ये 1 हफ्ते बाद आई है, डायरेक्ट क्लिनिक में आई है जब मैंने उसको देखा है ना, 4/9। कैसे हो? अब अच्छा लग रहा है। सर पेमेंट पक्का अच्छा लग रहा है? एक दिन में आराम हो गया था तुमको?
नहीं, कल कल थोड़ा ठीक लग रहा था। नहीं नहीं, जब आए थे तो तकलीफ में थे ना, हाँ तो फिर एक मेडिसिन दिया था और दूसरे दिन पूछा तो आराम हो गया, बोले ना स्कूल हाँ। में भी गए तुम, है कि नहीं? अच्छी है कि नहीं होम्योपैथी? हाँ अच्छा। खांसी हो रही है। और बीच में थोड़ा सा बुखार वगैरह हो गया था, हाँ तो अभी वो भी आराम हो गया। कल ही हो गया। ऐसे ऐसे। बोले दशहरा की गोली दे सकते हो तो दी थी ना। हाँ, आई थी ना कोई अच्छा लग रहा है ना अभी? हाँ और का- जब ब्रीथलेसनेस था, अभी थोड़ा खांसी और बीच में थोड़ा बुखार आया, तो फीवर आना भी ये इन्फ्लेमेटरी साइन है, फीवर आना है कि नहीं? ब्रीथलेसनेस वर्स नहीं हो रहा है पर बुखार आया है, तो दिस इज द इन्फ्लेमेटरी साइन, दिस इज द सोरिक। अगर हम सोरिक कंसिडर करते हैं तो यू कैन वेट एंड वॉच, बराबर है कि नहीं? या कभी कभी ऐसा होता है कि बुखार बहुत ज्यादा है, सो पेरेंट्स घबराते हैं, तो हमको हो सकता है कि वह एंटीबायोटिक एक थोड़ा सा दे दो, पर मोस्ट कैसे ऑफ हो? द टाइम यू मस्ट बी वॉच, वेट एंड वॉच। तो 4-9 का फील्स बेटर, कफ लूज है बट नो नो ब्रीथलेसनेस, वीकनेस भी कम हो गया है, पेट में दर्द जो था वो भी नहीं है, सर दर्द भी नहीं है, खांसी थोड़ा आता है लाइंग डाउन और इवनिंग में ज्यादा आता है, तो तब भी एक इग्निशिया TDS फॉर 2 days स्टिल कंटिन्यू, बिकॉज ये वेदर चेंज होते थे, कोल्ड था, बारिश था, बीच में आता था, तो ये ब्रोंकियल अस्थमा वाले पेशेंट के लिए ज्यादा तकलीफ वाला रहता है, तो इसमें हमको थोड़ा सा रिपीटेशन देना जरूरी है। 4-9 के बाद 11-9, कैसे हो चैताली? एक हफ्ते बाद। हाँ, अच्छा लगता है। एकदम ठीक है हाँ खांसी वगैरह सब बैठ गया। एकदम? बीमारी ठीक हो गई? नहीं बीमारी तो नहीं। ऐसा लग तो रहा है ना तुमको? हाँ, लग ठीक हो रहा, गया सब ठीक हो करके, नहीं गया। दमा ठीक हो गया। कितनी अच्छी है ना दवाई, अच्छी है कि नहीं? तो लोग समझते ही नहीं है कि नहीं, एकदम देर से आते हैं, लोगों को लगता है आराम से होता है वो करके, तुमको लगा आराम से होता है नहीं। करके? कितना फास्ट हुआ आराम? दम वगैरह खांसी वगैरह कुछ भी नहीं है ना? पढ़ाई करना अभी, हाँ? बहुत पढ़ाई करना। नो कफ नो ब्रीथलेसनेस, तो यहाँ पे SBR मतलब SL दिया है, 2 वीक्स के लिए दिया है। नाउ द पेशेंट फील्स बेटर, तो 1 वीक का पहले दिया था, देखना था कि कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, अभी 2 वीक्स का दिया है। 11 के बाद 26। कैसे हो? कैसे? अच्छा, ये सिर्फ ये नाक पे कुछ तो नहीं है। वो पहले का तकलीफ बताओ ना। नहीं पहले का कुछ नहीं। दम लग रहा है, बारिश आ रही है, नहीं हवामान ऐसे चेंज हो सर्दी रहा हो है, गई थी, वो धूल से भी बैठ गई। बैठ गए, पहले जैसा दम नहीं है ना बिल्कुल, नहीं दम नहीं। सांस नहीं फूल रही, खांसी? अभी जैसे होता है ये कि जो कंसर्न अपने को है, पेशेंट को कंसर्न नहीं, क्योंकि वो ठीक हो जाता है। नाउ द पेशेंट कंप्लेनिंग कि यहाँ पे कुछ तो फुंसी आ गई, तो वो बॉइल था, दैट इज द इन्फ्लेमेशन सोरा, बराबर है कि? सो दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन, और नो नीड टू गिव द एक्स्ट्रा मेडिसिन फॉर इट। और थोड़ा सा सर्दी आई थी बीच में, थोड़ा सर्दी जैसे लगा था, फिर अपने आप बैठ गई, दिस इज ऑल्सो गुड साइन, if your remedy is acting, the immunity of the patient is boost, बराबर है कि नहीं? सर्दी हुई थी पर अपने कैसे आप हो? बैठ गई। कैसे? अच्छा, नहीं हवामान पहले जैसा? बेटर, बॉइल ऑन द नोज, नो कंप्लेंट्स, सो देयर इज अ चेंज ऑफ वेदर। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंसिटिविटी जो है उसको हमको नॉर्मलाइज करना है, डिसेंसिटाइज नहीं करना है, सेंसिटिविटी को नॉर्मलाइज करना है। मतलब जो चीज से उसको तकलीफ हो रही है, जैसे डस्ट से हो रही है, चेंज ऑफ वेदर से हो रही है, रेनी वेदर से, कोल्ड वेदर से, जब ऐसा होता है तब भी एक तो मिनिमम पहले तकलीफ होना चाहिए और फिर कुछ नहीं तकलीफ होना चाहिए। सो दिस इज अ गुड साइन कि माइल्ड कोराइजा हुआ, सर्दी हुई और अपने आप से बैठ गई। सो यहाँ पे भी मैंने उसको SL ही दिया है। 9-10 सर्दी बहुत हो गई थी कल। हाँ, कल हो गई थी, धूल की वजह से बहुत सर्दी हो रोज गई दूर थी। लेना बाहर नहीं। दमा का कैसे है? दवा दम लगना दम वगैरह? नहीं, वो नहीं हो बिल्कुल नहीं रहा। लग रहा है? सर्दी बहुत होती पर ऐसा धूल में गए तो होती है ना, ठीक है। और दम कैसे? अभी समझो कि ब्रोंकियल अस्थमा विच इज अ सिफिलिटिक, नाउ पेशेंट टर्न्स इनटू द कोराइजा विच इज द सोरा साइकोटिक बोलेंगे या सोरिक बोलेंगे, द इन्फ्लेमेशन डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये
पैटर्न कैसा है, फ्रॉम मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन टू लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन, फ्रॉम आउटवर्ड टू, फ्रॉम इनर टू आउटवर्ड. तो दिस इज द गुड वे ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट. तो सर्दी हो रही है, बहुत ज्यादा उसको इंटरफेयर नहीं करना है ना, बिकॉज द इनर पार्ट, जो ट्रबलिंग पार्ट, ब्रीथलेसनेस, खांसी, वो नहीं है पेशेंट को. बाकी नींद वगैरह अच्छा. हाँ, और जो बॉइल हुआ था उसके लिए अलग से तो अपन कुछ दिए नहीं, पर फिर भी वो ठीक हो गया. स्लीप नॉर्मल है, स्टडी एकदम अच्छे से कर रही है, रेगुलर स्कूल जा रही है. 23-10, 23-10 को कुछ खाने में आया उसके, और उसको थोड़ा सा एब्डोमिनल पेन और वोमिटिंग हुआ था. ये एक्यूट है. बीच में एक्यूट भी आ सकता है, तो हमको ये भी देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेडिसिन दे रहा है उसके रिलेशनशिप में कौन सी मेडिसिन है, और वो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे मैंने उस समय ऑन द एक्यूट टोटलिटी बेसिस से नक्सोमिका दिया, और फॉलोड विद द इग्नेशिया 1 पैकेट. उसके बाद जब फॉलो लिया है, अभी 2-4 दिन पहले भी फॉलो किया है उसका, तो पेशेंट इज बेटर. दो देयर इज अ विंटर सीजन है, ठंडी पड़ रही है, पर पेशेंट को ऐसे एज सच तकलीफ नहीं हो रही है, right? So constitutional remedy followed with the SL, and patient feels. Still the case is not resolved, because हमको और 2-3 महीना, 3 महीना, 4 महीना पेशेंट को मेडिसिन देखना है, फॉलो अप लेना है, SL ही देना है. बट द सेंसिटिविटी पूरा जाना चाहिए पेशेंट का, और एपिसोड नहीं आना चाहिए, है ना. दैट इज, अगर एपिसोड आता है उसको भी हमको एक्यूट रेमेडी से मैनेज करना पड़ेगा, राइट. दिस इज द केस.